हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज के सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं। मंडे को अपना वीकली फाइनेंस अफेयर्स का दिन होता है और इस दिन हम पूरे हफ्ते के इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के जो भी करंट न्यूज है, मतलब करंट अफेयर क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की दुनिया में, उसको डिस्कस करते हैं। तो फिर से आज एक मंडे आया है, तो फिर 21 मार्च से लेके 27 मार्च 2023 की न्यूज हम लोगों को कवर करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इस हफ्ते क्या है। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि जो हमारी परचम क्लासेस की ईयर बुक 2023 है, जिसमें जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के सारे करंट अफेयर्स, हर तरीके की न्यूज कवर की जा रही है। चाहे वो इंडेक्स रैंकिंग है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो इकोलॉजी की है, चाहे वो साइंस की है, जो भी पूरे साल में दुर्घटना घटी है, घटना घटी है, वो सारी बातें उस बुक के अंदर है। उस बुक को हम नाम दे रहे हैं ईयर बुक 2023। और उस बुक की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों तरीके की कॉपी आपको अवेलेबल है। आप लोग ले सकते हैं परचम क्लासेस से। परचम क्लास ऐप आपको डाउनलोड करना है और अपना ऑनलाइन, अगर आप सॉफ्ट कॉपी चाहते हो तो आपको ऑर्डर प्लेस करना है perchamclasses.in पे। और अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हो तो आपको perchamstore.in पे अपना ऑर्डर प्लेस करना है, बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, कुछ कोर्सेज चल रहे हैं हमारी ऐप पे। एक चल रहा है एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स, जो मल्टीपल एग्जाम में आपको मदद करेगा, ना केवल एसएससी में, और भी कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जैसे आरबीआई ग्रेड बी है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, ईपीएफओ है। इन एग्जाम्स में जो जीएस की तैयारी आप लोग करते हो, वहां पे भी ये कोर्स जो है आप लोगों को मदद करेगा। ठीक है, इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट सब कुछ कवर किया जा रहा है। इकोनॉमी, स्टैटिक जीके भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक इकोनॉमिक्स का कोर्स चल रहा है, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक का। ये कोर्स मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। आप लोग दोनों ही कोर्स को ले सकते हैं और दोनों पे ही 10% की एक्स्ट्रा छूट पा सकते हैं। यूज पायल 10 कोड टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, तो देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज हमको करनी है। इंडियन पेटेंट ऑफिस के बारे में एक न्यूज है। इसने यूएस के कुछ पेटेंट्स को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, क्या है न्यूज, इसको समझेंगे। नेक्स्ट न्यूज जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेके है। उज्ज्वला योजना ने अपने टारगेट्स जो हैं थोड़े से इंप्रूव कर दिए हैं। उसके बाद सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 की रिपोर्ट आई है। ठीक है, अभी ये नहीं बताया है कि कौन सा स्टेट अच्छा है, कौन सा स्टेट बुरा है, बट क्या होता है इसमें उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडिया ने ऐसा उद्देश्य बनाया है कि ग्लोबल एविएशन मार्केट के अंदर हमको टॉप पे जाना है। अभी हम तीसरे स्थान पे हैं, हमको पहले स्थान पे आना है 2030 तक। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज होने वाली है वो है विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। ये नीति आयोग इनिशिएट किया है 2018 में, और क्या है ये इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, श्रीलंका और पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की मदद से कुछ हेल्प आईएमएफ ने की है। क्या होता है इस फंड में, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, किसको मिलेगा इसका बेनिफिट, ये सारी बातें जो है हमको इसमें करनी है। ठीक है, तो ये आज की न्यूज है, बहुत सारी न्यूज नहीं है, बट हम लोग डिटेल में एक एक चीज को पढ़ते हैं। सबसे पहला है इंडियन पेटेंट ऑफिस। पहले समझ लीजिए, यूएस की एक कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, आपने भी बचपन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसके यूज किए होंगे। तो जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी है। वो कंपनी क्या करती है, टीबी की एक दवाई बनाती है। टीबी की एक दवाई बनाती है, जिस टीबी की, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस की एक दवाई बनाती है, एक ड्रग बनाती है जिसका नाम है बेडाक्युलाइन। इस दवाई को अब उनको पेटेंट मिला हुआ था। पेटेंट का मतलब क्या होता है, उनको पावर मिली हुई थी कि इस दवाई को और कोई यूज नहीं करेगा, यूज इन द सेंस और कोई नहीं बनाएगा। ये फॉर्मूला हमने तैयार किया है तो इसका फायदा भी हमको ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है हमारा फॉर्मूले को कॉपी करके कोई और इस दवाई को बना ले और सारा फायदा उसके पास चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जॉनसन एंड जॉनसन को पेटेंट मिला हुआ था। ये लगभग 20 सालों का पेटेंट उनको मिला था और भारत ने बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार किया कि जैसे ही इसका पेटेंट हटेगा, क्योंकि भारत के अंदर टीबी के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और बहुत महंगी दवाइयां उनको लेनी पड़ती है, लगभग लगातार 6 महीनों के लिए। और दिक्कत क्या होती है कि भारत के अंदर लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। यूएसडी 400 बिलियन यानी कि 400 बिलियन डॉलर की दवाइयां भारत उनसे खरीदता है और फिर सब्सिडाइज्ड रेट पे अपने लोगों को बेचता है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने पेटेंट लिया हुआ है।
अगर उनका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, मतलब 20 साल के बाद अगर हम उनको फिर से पेटेंट ना दे, तो इससे क्या होगा, हम लोग इसका जेनरिक ड्रग बना सकते हैं। मतलब हम इसके अंदर कुछ और फॉर्मूला इंक्लूड या एक्सक्लूड करके कुछ कंपाउंड्स को या कुछ एलिमेंट्स को हम इसकी सेम प्रभाव वाली दवाई बना सकते हैं, हम इसका जेनरिक ड्रग बना सकते हैं। और जेनरिक ड्रग बना के हम अपने यहाँ के पेशेंट्स को बहुत सस्ते दामों पे प्रोवाइड करा सकते हैं और भारत की बहुत सारी जनसंख्या ट्यूबरकुलोसिस जैसी गंभीर बीमारी से बच सकती है। तो ये पूरी न्यूज थी। भारत नहीं चाहता इसको फिर से पेटेंट मिले और फिर से हमको महंगी दवाइयां खरीद के लोगों तक पहुंचानी पड़े। तो ये पूरी न्यूज है कि इंडिया ने जॉनसन एंड जॉनसन का जो अटेम्प्ट था एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट का, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट क्या होता है, आपने एक दवाई पे पेटेंट ले लिया, अब आप चाहते हो मुझे पेटेंट फिर से मिल जाए, जिसके लिए आप थोड़ा सा उसके अंदर चेंज कर दोगे, बिल्कुल ना के बराबर उस दवाई के अंदर कुछ चेंज कर दोगे। ठीक है, आप क्या कह दोगे कि देखो मैंने तो ये नई दवाई बनाई है, नया फॉर्मूला बनाया है, जबकि ना के बराबर चेंज है उसके अंदर। ठीक है, उसका प्रभाव बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था। आपने ये बदलाव क्यों किया, ताकि आपको फिर से एक नया पेटेंट मिल जाए 20 साल के लिए और सारा फायदा सिर्फ आपको ही मिले। इसको कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, यानी निरंतर पेटेंट लेते रहना। भारत ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, और उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है कि 2023 के बियॉन्ड आप इस दवाई के ऊपर पेटेंट नहीं ले सकते। ये कैसी दवाई है, ये क्रूशियल ड्रग है, ये एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट को ये दी जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि टीबी की दवाई लेते लेते ना एक प्रॉब्लम होती है कि बॉडी जो है ड्रग रेजिस्टेंट बन जाती है। ड्रग रेजिस्टेंट बनने का मतलब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी के जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या कर रहे हैं, उस ड्रग को रेजिस्ट कर रहे हैं, उसका असर ही नहीं पड़ रहा आपके शरीर पे। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो टीबी पेशेंट है, मतलब कि जिनको अलग अलग दवाइयों से जिनकी बॉडी अब रेजिस्ट हो चुकी है, जो अलग अलग दवाइयों को रेजिस्ट कर रही है, उन मल्टी ड्रग टीबी पेशेंट्स के लिए ये दवाई थी बेडाकुलाइन। जिनके बॉडी अब अलग अलग ड्रग्स को रेजिस्ट कर चुकी है, ये दवाई उन पर भी असर करती थी। ठीक है, तो अब भारत नहीं चाहता कि फिर से पेटेंट उनके हाथ में जाए। ये क्या कह रहा है कि जो बेडाकुलाइन है ये जॉनसन एंड जॉनसन ने ही मैन्युफैक्चर की थी और ये क्रूशियल एंटी टीबी ड्रग है। $400 6 महीने के लिए लगभग हर इंसान को पड़ता है। जुलाई के बाद आप इसका जेनेरिक ड्रग प्रोड्यूस कर सकेंगे, जैसे भारत की ल्यूपिन या मैक्लियोड्स जो दवाई की कंपनी है वो इसको मैन्युफैक्चर कर सकेंगी। 55,000 से ज्यादा पेशेंट जो है वो इस ड्रग को लेके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मार्च 2020 तक केवल 10,000 पेशेंट ही इसको रिसीव कर पा रहे हैं क्योंकि ये महंगी है। इंडिया ने कह दिया कि जो इनकी अपील है एवरग्रीनिंग की, इस पेटेंट को उसको मना करो और 2023 के बाद इस दवाई को बाकी कंपनीज भी बना सके ताकि सस्ते दामों पे हमको ये मिल सके। ठीक है, क्यों मना किया और क्या कह के मना किया, अब ये देखिए। व्हाई वाज द पेटेंट एप्लीकेशन रिजेक्टेड, क्यों रिजेक्ट किया। जॉनसन एंड जॉनसन का जो पेटेंट एप्लीकेशन था वो ये था कि हम एक फ्यूमरेट सॉल्ट, मतलब एक कंपाउंड जो है वो चेंज करेंगे और जिससे हमको पेटेंट फिर से मिल जाए। लेकिन देखो क्या कहा भारत ने कि ये कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं है। इन्वेंटिव स्टेप क्या होता है, ये कोई आर्ट नहीं है। आप जो काम कर रहे हो सिर्फ एक कंपाउंड चेंज करना, ये किसी आर्टिस्ट इंसान के काम नहीं है। आप या तो पूरा प्रोडक्ट नया बनाओ, नया कोई फॉर्मूला बनाओ, नई कोई दवाई बनाओ और उस पे पेटेंट ले लीजिए। आप सिर्फ एक छोटा सा सॉल्ट चेंज करके आप ये दवाई के ऊपर पेटेंट नहीं ले सकते। साथ में इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 भी यही कह रहा है कि जब तक आप किसी मशीन या ऑपरेटर से नया प्रोडक्ट नहीं बना लेते, ठीक है, किसी नए रिएक्टेंट के साथ नया प्रोडक्ट नहीं बना लेते, तब तक आपको नया पेटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में हमने डिस्कस की। अब हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू हुई थी और 2016 में जब ये शुरू हुई, इसका मकसद क्या था, ये फेज 1 में थी, आज के दिन ये फेज 2 में चल रही है। इसका मकसद ये था कि महिलाओं को सब्सिडाइज्ड रेट पे गैस चूल्हे प्रोवाइड कराना, यानी कि जो घर में वो उपलों से चूल्हा बनाती थी वो यूज ना करके गैस को यूज करना, सिलेंडर को यूज करना। तो गैस और सिलेंडर मुफ्त में दिया जाता था SC ST और विमेंस को। SC ST की जो विमेंस हैं उनको फ्री में गैस चूल्हा प्रोवाइड किया जाता था, जो अपने बर्नर होते हैं ये वाले गैस घरों में जो आप यूज कर रहे हो, और सिलेंडर दिया जाता था।
ठीक है, ये उज्ज्वला योजना है जिससे प्रदूषण कम होगा, महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और देश के अंदर जो उपले हैं वो कहीं और अच्छी जगह काम आ सके और प्रदूषण जो है वो कम हो सके। तो ये था फेज 1 फेज 2.0 में क्या कहा उज्ज्वला 2.0 के अंदर ये कहा कि अब हम ना केवल गैस और सिलेंडर देंगे बल्कि पाइपलाइन वाली गैस देंगे। अब आपको सिलेंडर नहीं लेना है, आपके घर में पाइपलाइन पहुंच जाएगी। जैसे आपने देखा होगा चंडीगढ़ दिल्ली के अंदर ये बिल्कुल फिक्स कर दिया है, अब सिलेंडर इधर से उधर उठाने की जरूरत नहीं है, पाइपलाइन के जरिए किचन में गैस पहुंच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि न्यूज क्यों बनी, ये न्यूज इसलिए बनी क्योंकि रिसेंटली भारत सरकार ने क्या कहा कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं को हम सब्सिडीज दे रहे हैं 200 रुपए की, वो सब्सिडी हम आगे भी देते रहेंगे। ठीक है, 9.59 करोड़ बेनिफिशियरी को ऐसा कहा है कि जो सब्सिडी हम 200 रुपए की पर सिलेंडर पे देते हैं वो हम देते रहेंगे, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, ये जो सब्सिडी है ये डायरेक्टली अकाउंट्स में जाती है, इलिजिबल बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाती है, हाथ में नहीं आएगी, उनके अकाउंट्स में आ जाएगी। ठीक है, ताकि वो लोग जो भी कम या ज्यादा गैस जो है वो महंगी सस्ती होती रहती है एलपीजी, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कम ज्यादा होती है तो उसका असर उस पर ना पड़ सके। ठीक है, तो ये न्यूज थी। ठीक, अब हम थोड़ा सा टारगेट देख ले। उज्ज्वला 1.0 में हमने क्या कहा था, हम 50 मिलियन विमेंस को कवर कर लेंगे बीपीएल हाउस की मार्च 2022 तक, और हमने कर भी लिया था। ठीक है, एससी एसटी की जो महिलाएं हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, अंत्योदय अन्न योजना के अंदर, फॉरेस्ट डिवेलपर्स के अंदर, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के अंदर, टी गार्डन्स और आइलैंड्स के अंदर जितनी भी एससी एसटी की महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हैं, उन लोगों को ये सिलेंडर मिलने वाला था। उज्ज्वला 2.0 के अंदर क्या कहा कि एडिशनल 10 लाख लोगों को और कनेक्शन दिया जाएगा, और गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम 50 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे भारत में 50 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाइप्ड गैस को इम्प्लांट कर देंगे। इस पूरी स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो गलत भी हो जाता है। तो नोडल मिनिस्ट्री यानी कि इस पूरी स्कीम को चला कौन रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022। ये क्या कह रहा है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिसको हम कहते हैं महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च की है। इसमें क्या है कि जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, जितने भी नगर निगम हैं, उनके यहाँ फाइनेंस की हालत कैसी है, ताकि उनके यहाँ पता लग सके कितना पैसा है, कितनी कमी है, और जो पैसा है वो कहाँ पे आप और यूज कर सकते हो बेहतर तरीके से। ठीक है, आपको अपने भविष्य के क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आपकी अर्बन लोकल बॉडी और बेटर फील कर सके और वहां के लोग और ज्यादा एम्पावर्ड और अवेयर्ड हो सके। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये अर्बन लोकल बॉडीज की फाइनेंस हेल्थ के लिए रैंकिंग जारी की है। इसके अंदर 15 इंडिकेटर्स टोटल होते हैं, टोटल 15 इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कितना रिसोर्स है, कितना एक्सपेंड आप कर रहे हैं, कितना आपका फिस्कल गवर्नेंस है, लोन कितना है आप पे, ठीक है, पैसा कितना आपके पास। इस तरीके से 15 इंडिकेटर होते हैं जिसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है, और पूरे भारत के अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से कैटेगरी बना दी गई है। जैसे आप देखते हो ना कुश्ती वाले अंडर 60, अंडर 50 वजन के हिसाब से होता है, ऐसे ही क्या होता है कि 4 मिलियन से ज्यादा वाली जनसंख्या के जितनी अर्बन लोकल बॉडी है, जितने भी सिटीज हैं, उनका रिजल्ट अलग निकलेगा। 1 से 4 मिलियन वाली जनसंख्या वाले सिटीज का रिजल्ट अलग निकलेगा, 1 लाख से 1 मिलियन वाली जनसंख्या का रिजल्ट अलग निकलेगा, और लेस देन 1 लाख वालों का रिजल्ट अलग से निकलेगा। तो इस तरीके से इनके रिजल्ट्स निकाले जाएंगे। हर कैटेगरी में 3-3 सिटीज को टॉपर बनाया जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस कैटेगरी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस कैटेगरी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड इस कैटेगरी में। इस तरीके से टोटल 12 सिटीज का नाम जो है आपको आने वाले समय में अखबारों में दिखेगा, जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो अच्छी है। ठीक, उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस दिया हुआ है कि इससे फायदा क्या होगा। इससे एक तो आपको ये पता लग जाएगा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। इससे क्या होगा, एक सिटी को लगेगा देखो हमको भी अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि इससे हमको भी फायदा मिलेगा जैसे बाकी सिटीज को फायदा मिल रहा है। हमको भी अब अपनी फाइनेंस की हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, हमको भी हाउस टैक्स वगैरह जो है वो इकट्ठे करने चाहिए। पहली चीज तो सिटीज को मोटिवेट करने में काम आएगा। दूसरा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं हम
इससे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवर कर सकते हैं, सिटीजन्स के लिए अच्छा है और रैंकिंग एंड कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया एम्स टू बिकम टॉप ग्लोबल एविएशन मार्केट बाय 2030। 2030 तक भारत ने ऐसा कहा, मैं ग्लोबल एविएशन मार्केट में टॉप पे आ जाऊंगा। अभी तीसरे स्थान पे है। अभी पहले दो कौन है? पहले दो है यूएस और चाइना। पहले दो है यूएस और चाइना। इनको सरपास करके 2030 तक भारत ने कहा है कि मैं एविएशन मार्केट का राजा बन जाऊंगा। ये ऐसी बात उसने अपनी सीएपीए की मीटिंग में कहा है। ठीक है, ये सबमिट हुई थी सिविल एविएशन वालों की, वहां की सबमिट में ऐसा अनाउंस किया गया है और अपना प्लान भी इन्होंने बताया है। और अगर हम स्टेटस के बारे में जाने कि आज के दिन भारत के अंदर सिविल एविएशन का क्या स्टेटस है, तो स्टेटस की अगर हम बात करें तो भारत का स्टेटस क्या है? अभी इंडिया का सिविल एविएशन जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन है, बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। ठीक है, और हमको 2024 तक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनाना है। उस कदम पे चलते हुए, उस राह पे चलते हुए हम इसको और ज्यादा बेटर और ज्यादा इंप्रूव करते जा रहे हैं एविएशन सेक्टर को। इंडिया जो है अभी दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट है। लास्ट 6 ईयर्स के अंदर इंडिया के डोमेस्टिक पैसेंजर जो है वो लगभग 14.5% से इंक्रीज हुए हैं। ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बताई है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है स्टूडेंट? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है कि कितने समय में आप लोग कितना ग्रोथ कर रहे हो। इनिशियली क्या आंकड़ा था, एंड में क्या आंकड़ा था, और वो आंकड़ा शुरू से लास्ट तक कितने समय में आपने अचीव किया है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि फला इंसान ने इतना कमा लिया, फिर आप कहोगे कितने समय में कमा लिया। कोई कहता है कि हम 4 लाख आप हमको दो, हम आपको बदले में 40 लाख देंगे। अब आप पूछोगे कितने समय में दोगे ये 40 लाख? 4 के 40, ये 36 लाख रुपए हमें कितने समय में मिलेंगे? ठीक है, इस हिसाब से, इसी तरीके से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है कि कितने समय में आपने कितना ग्रोथ किया है। ठीक है, ये एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता है ग्रोथ की। तो इसने बताया है 14.5% पैसेंजर जो है वो बड़े हैं, डोमेस्टिक पैसेंजर, और 6.5% इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो एविएशन सेक्टर में इंक्रीज हुआ है। इंडिया के डोमेस्टिक पैसेंजर जो हैं वो 16 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ हो जाएंगे 2029-30 तक। मतलब लोग जो है वो सिविल एविएशन यानी कि हवाई जहाजों का प्रयोग ज्यादा करेगा। अगली न्यूज क्या है? नीति आयोग की। क्या न्यूज है कि नीति आयोग ने 5th एडिशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया है विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का। इसके अंदर क्या किया जा रहा है मैं आपको बता देती हूँ। जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? मान लीजिए मैं अकेली हूं और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कोई बिजनेस कर सकूं, मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए है। इसी तरीके से एक और महिला है जिसके पास 1 लाख रुपए है। अब इस तरीके से हमने 10-12 महिलाएं जो है हम जुड़ गई जिसके पास 1-1 लाख या 80-90 हजार की रेंज में रुपए है। मतलब हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हम सब लोग मिल गए, हमने अपना अपना पैसा पूल कर लिया, हम सब ने एक जगह अपना पैसा डाल दिया और हम अब एक बिजनेस को रन कर रहे हैं। इसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब जितनी भी ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली हैं, इनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज्यादा लेके जाने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है जिसको कहते हैं विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। कि कौन सी महिला ऐसी है जिसने कमेंडेबल जॉब किया है एंटरप्रेन्योर की दुनिया में। इसके अंदर 3 पिलर्स आते हैं। एक को कहते हैं इच्छा शक्ति, एक को कहते हैं ज्ञान शक्ति, एक को कहते हैं कर्मा शक्ति। इच्छा शक्ति के अंदर क्या है? विलिंगनेस प्रमोट करना कि हम भी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाएं, हम भी बिजनेस वुमेन बने। इच्छा शक्ति क्या है? उनके अंदर उनकी इच्छा डालना कि हाँ तुम भी एंटरप्रेन्योर बन सकती हो। ठीक है, इच्छा क्रिएट करना। दूसरा ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति के अंदर क्या होगा? उनकी नॉलेज को इनहेंस करना, उनको अवेयर करना किसी भी काम को लेके कि देखो बिजनेस के अंदर ये प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको ऐसे उनको टैकल करना है। ये क्या हो गया? ज्ञान शक्ति। उनके ज्ञान में वृद्धि की जा रही है। उसके बाद है कर्मा शक्ति। कर्मा शक्ति के अब काम करना है, यहाँ पे गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी। ठीक है, फाइनेंस देके या अलग अलग तरीके से हैंड सपोर्ट करेगी उनको ताकि वो अपने बिजनेस में काम कर सके। तो 3 पिलर इस अवार्ड के होते हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, कर्मा शक्ति। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद लास्ट न्यूज है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। देखो जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है ये क्या है? ये आईएमएफ का एक तरीके का लोन देने का तरीका है। आईएमएफ का लोन देने का तरीका है। ठीक है,
अब आईएमएफ क्या करता है, उन नेशंस को लोन देगा जिनके यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, जिनके यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है। व्हाट इज दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इसको समझना। देखो आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने देखा था कि 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। जिसको नहीं पता प्लीज एक बार वीडियो में चले जाना, जो आपने बेसिक इकोनॉमी के कंसेप्ट वाली वीडियो मैंने बनाई थी 34 वीडियो वाली, वहां पे जाके आप देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं समझाने की कोशिश आपको करती हूँ। अब देखो क्या है, हमने देखा था करंट अकाउंट होता है, ठीक है, हमने देखा था कैपिटल अकाउंट होता है, और हमने देखा था फॉरेक्स होता है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फॉरेक्स 3 खाते बैलेंस ऑफ पेमेंट के होते हैं। आप कहोगे मैडम ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, पहले तो वही जान लो। जैसे इंडिया के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितना भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अमित शाह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ पैसे दे रहे हैं, यानी कि मान लीजिए उन्होंने उनको 1000 रुपीज दिए, तो क्या आप इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में गिनेंगे? अब देख लेते हैं। अमित शाह कहाँ के रेजिडेंट हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिडेंट, नॉट सिटीजनशिप। मैं रेजिडेंट की बात कर रही हूँ। रेजिडेंट कोई भी वो व्यक्ति होता है उस देश का जो उस देश में 6 महीने से ज्यादा रह रहा है, ठीक है। जैसे मैं इंडिया की रेजिडेंट हूं, मैं 6 महीने से ज्यादा इंडिया में ही रहती हूँ, ठीक है। जैसे जैकलिन फर्नांडिस इंडिया की रेजिडेंट है, बेशक सिटीजन वो श्रीलंका की हो, क्योंकि वो 6 महीने से ज्यादा भारत में ही रहती है। तो यहाँ पे जो अमित शाह है वो रेजिडेंट है इंडिया के। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के रेजिडेंट है? अमेरिका के। तो जो एक देश के रेजिडेंट और दूसरे देश के रेजिडेंट यानी इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी लेन देन हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो आएगा। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस क्या होता है, और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये सब खाते अकाउंट्स मेंटेन कौन करेगा कि किसने किस देश को कितना दिया, किसने किस देश से कितना लिया? ये आईएमएफ मेंटेन करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पूरी दुनिया के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को मेंटेन करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फॉरेक्स। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है? करंट अकाउंट के अंदर आएंगी चीजें, आप देखिए इसके अंदर आएंगी, इसके अंदर आएगा, एक होगा विजिबल अकाउंट और एक होता है इनविजिबल अकाउंट। इनविजिबल एंड विजिबल। विजिबल में क्या आ जाएगी? गुड्स, ठीक है, गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है, इस तरीके से विजिबल में तो आ गए गुड्स। इनविजिबल में क्या क्या आएगा? इनविजिबल में आएंगी सर्विसेज। क्या आएंगी? सर्विसेज। फिर क्या आएगा? इनकम। फिर क्या आएगा? रेमिटेंस। ये 3 चीजें जो है वो इनविजिबल में आ गई थी, मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब एक शब्द हमने पढ़ा था करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जब विजिबल और इनविजिबल को आप अगर जोड़ो तो आंसर अगर नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब आप करंट अकाउंट डेफिसिट में हो। मैं बताती हूं कैसे। मान लीजिए आपने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया और एक्सपोर्ट आपने कम किया है। इंपोर्ट आपने ज्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट आपने कम किया है। मान लीजिए आपने इंपोर्ट तो किया 500 रुपए का और एक्सपोर्ट किया आपने 200 रुपए का, तो आपके व्यापार में घाटा लग गया। एक्सपोर्ट करोगे कोई सामान तो 200 रुपए पेमेंट आ रही है, इंपोर्ट किया है तो 500 रुपए जा रहे हैं, तो यानी जो गुड्स के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप आया है, यहाँ पे घाटा लग गया। कितना? -300 का। इसको मैंने कहा मुझे 300 रुपए का ट्रेड डेफिसिट हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए आपने 50 रुपए यहां कमाए, 25 रुपए यहां कमाए, 25 रुपए यहां कमाए। टोटल इनविजिबल सेक्शन में अपन ने कितने कमा लिए? हमने 100 रुपए कमा लिए। लेकिन ओवरऑल जब मैं करंट अकाउंट में देखूंगी तो क्या हो रहा है? -300 + 100 -200, मतलब मुझे 200 रुपए का करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। अब इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट में मान लीजिए +100 रुपीज का मुझे फायदा हो रहा है। कैपिटल अकाउंट में क्या था? आप लोन कितना ले रहे हैं, ठीक है, मैं बता भी देती हूँ इसके अंदर क्या क्या आएगा, मैं बता देती हूँ ये बात। इसके अंदर क्या क्या आएगा कैपिटल अकाउंट में? इसमें आ गई बोरोइंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आ गई, ठीक है। इसके अंदर आ गया इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने देखा था एफडीआई और एफआईआई, ठीक है, या एफपीआई। और हमने देखा था बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल।
अब मान लीजिए आपको इन तीनों में भी नुकसान हो गया, भाई बोरोइंग आपने मान लीजिए 100 रुपए की कर ली, ठीक है, मतलब -100 हो गए हमारे यहाँ से। इन्वेस्टमेंट में भी हमको मान लो 20 रुपए का यहाँ और 30 रुपए का यहाँ घाटा लग गया। बैंकिंग कैपिटल में मान लीजिए आपने 30 रुपए कमा भी लिए, तो क्या हो गया, यहाँ पे टोटल -120 रुपए का घाटा लग गया, ठीक है। अब 200 का यहाँ घाटा, -120 का यहाँ घाटा, टोटल कितना हो गया, -320 रुपए का घाटा हो गया। मतलब 320 रुपए अब आपको अपने फॉरेक्स में से निकालने पड़ेंगे। अब धीरे 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 क्या हो गया, जो आपका फॉरेन रिजर्व है वो खाली होता चला जाएगा। आप घाटे पे घाटे लगाए जा रहे हैं, आपका विदेशी भंडार जो है वो कम पड़ने लगेगा। और इसी को ही क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आ गए, आपकी तिजोरी खाली हो रही है, क्राइसिस आ गए। जब क्राइसिस आने लगे तो आईएमएफ के पास चले। आईएमएफ क्या करता है, अलग अलग तरीके के लोन की फैसिलिटी देता है। अभी ये हालात श्रीलंका और पाकिस्तान में हो रखे हैं। उनमें से एक लोन के प्रकार को कहते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। आप फंड की फैसिलिटी को एक्सटेंड कर रहे हो। मतलब वैसे तो क्या होता है, आपने जितना भी रुपया लिया है वो 3 साल में वापस करना होता है, 3 साल में रिटर्न करना होता है। लेकिन क्योंकि दिस इज एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, तो हमको यहाँ पे 4.5 साल से लेके 10 साल तक का वक्त मिल जाता है वापस करने के लिए, रीपे करने के लिए जो भी उधार आपने लिया है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आईएमएफ लोन दे देता है और जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड कर देता है। देख लेते हैं, ये आईएमएफ की एक लैंडिंग फैसिलिटी है। अपने उन मेंबर्स को हेल्प करने के लिए, एक तो मेंबर नेशन को ही हेल्प करेगा, जो आईएमएफ का सदस्य है उसी को ही हेल्प करेगा, और साथ में उनको जिनके यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, और उसको और कहीं से कोई अरेंजमेंट नहीं मिल पा रहा है, जैसे अभी हालात श्रीलंका और पाकिस्तान में है। ईईएफ क्या है, ये कि कब कब असिस्टेंस देगा, कब असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा देशों को। पहली चीज, जब वहां पे पेमेंट इम्बैलेंस हो रहा है। पेमेंट इम्बैलेंस का मतलब कि उसके यहां से पैसे निकले जा रहे हैं, वो इंपोर्ट तो करे जा रहा है चीजों का, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, पेमेंट इम्बैलेंस हो रहा है स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स की वजह से, यानी कि उसके देश की संरचना में प्रॉब्लम है, वो सामान को बना ही नहीं पा रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, उनकी संरचना में प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स के चलते अगर पेमेंट इम्बैलेंस है तो ये लोन आपको मिलेगा। या फिर आपके देश में ग्रोथ बहुत स्लो है और वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन है, आपकी तिजोरी में कुछ खासा दम नहीं है, तब भी आपको ये लोन जो है मिल जाएगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आपको टाइम पीरियड जो है थोड़ा एक्सटेंडेड मिल जाता है लौटाने के लिए, और आपको कुछ पॉलिसीज और कुछ सजेशन भी मिलता है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए अपने देश को सुधारने के लिए। अभी ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज श्रीलंका को ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस के कारण आईएमएफ ने $1.5 बिलियन जो है 3 साल के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोवाइड की है। पाकिस्तान को भी ये पैसा जो है आईएमएफ से मिला है, ठीक है। और कौन कौन सी फैसिलिटी आईएमएफ देता है और किस किस तरीके के लोन आईएमएफ देता है, उनके सिर्फ नाम जानने हैं, हमको डीप में नहीं जाना किसमें क्या होता है, क्योंकि जो जो न्यूज में आता रहेगा हम वो साथ साथ पढ़ते ही रहेंगे। एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी देता है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन देता है, प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन, रैपिड करंट फैसिलिटी, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। यूपीएससी ने 2022 में पूछ भी लिया था कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स किससे जुड़े हुए हैं, आईएमएफ से, डब्ल्यूटीओ से, डब्ल्यूएचओ से, इस तरीके से। तो आपको पता है ये सब आईएमएफ की बात हो रही है। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी। ये अलग अलग तरीके के लोन के प्रकार हैं, किसी में कुछ खासियत है, किसी में कुछ खासियत है, किसी में कुछ फीचर है, किसी में कुछ फीचर है। हमको सब नहीं जानने, जो जानना था हमने जान लिया। तो ये थी आज की न्यूज। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपने कितना समझा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि सिटी फाइनेंसिंग रिपोर्ट कौन देता है, कौन सी मिनिस्ट्री देती है, ठीक है। इसके लिए आपको मिनिस्ट्री बतानी है, कौन सा मंत्रालय इस रिपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यह बताना है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है, हु प्रोवाइड्स एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यह बताना है
कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है 2.0, ये उज्ज्वला योजना के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, कौन इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करती है, इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन है। ये तीनों क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करके कमेंट सेक्शन में बताने हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग देंगे इनका आंसर और बिल्कुल सही देंगे। आज न्यूज में कुछ ज्यादा नहीं था, जितना था हमने डिस्कस किया। भविष्य में फिर मिलते हैं कुछ नई न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।